हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप सीसीपी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम सीसीपी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिटेल लोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रिटेल लोन्स का मीनिंग समझते हैं कि रिटेल लोन्स बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, तो अगर मैं बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन दूं तो रिटेल लोन एक ऐसा लोन होता है जो कि बैंक रिटेल कस्टमर्स को देता है। अब ये रिटेल कस्टमर्स कौन होते हैं? तो बेसिकली देखो, जो इंडिविजुअल्स हैं और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, उन्हीं को हम रिटेल कस्टमर्स जो है वो कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर एक ए पर्सन है, ठीक है, और यहाँ पर एक एबीसी बैंक है। तो एबीसी बैंक ने 10 लाख रुपए का होम लोन जो है वो ए पर्सन को दिया 10% के इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये जो ए पर्सन है वो एक इंडिविजुअल कस्टमर है, यानी कि ये रिटेल कस्टमर कहलाएगा। ठीक है, और ये 10 लाख रुपए का जो होम लोन दिया गया है, इसी को हम यहाँ पर रिटेल लोन जो है वो कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिटेल बैंकिंग। तो रिटेल बैंकिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहले रिटेल बैंकिंग क्या होती है वो समझ लीजिए। रिटेल बैंकिंग के अंदर एक बैंक जो है वो रिटेल कस्टमर्स को बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो बैंक है एबीसी बैंक, वो 10 लाख रुपए का होम लोन प्रोवाइड कर रहा है ए पर्सन को, इसी को हम यहाँ पर रिटेल बैंकिंग जो है वो कहते हैं। तो जब भी एक बैंक किसी इंडिविजुअल कस्टमर को या फिर किसी स्मॉल बिजनेस को बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करता है, तो उसी को हम रिटेल बैंकिंग जो है वो कहते हैं। रिटेल बैंकिंग के अलावा एक कॉर्पोरेट बैंकिंग भी होता है। कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर जो बैंक्स होते हैं वो बेसिकली बड़ी बड़ी जो कंपनीज होते हैं ना, उनके साथ जो है वो डील करते हैं और उनको बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो ऑफर करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये मीनिंग अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं रिटेल बैंकिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि फीचर्स की। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है बैंकिंग फैसिलिटीज एंड सर्विसेज। तो रिटेल बैंकिंग के अंदर एक बैंक जो है वो प्राइमरली जो रिटेल कस्टमर्स होते हैं उनको अपनी बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो ऑफर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके सेविंग अकाउंट हो गए या फिर पर्सनल लोन्स हो गए। ठीक है, उसके बाद मास मार्केट फोकस। देखो, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 100 करोड़ से भी ज्यादा है, और इस 100 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब है कि रिटेल बैंकिंग के अंदर एक बैंक जो है वो मास मार्केट के ऊपर जो है वो फोकस करता है। जैसे अगर हम कॉर्पोरेट बैंकिंग के साथ कंपैरिजन करें तो रिटेल बैंकिंग के अंदर एक बैंक जो है वो 100 करोड़ इंडिविजुअल्स को अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और इसके कंपैरिजन में कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर एक बैंक जो है वो सिर्फ यहाँ पर 100 बड़ी कंपनीज को ही अपने सर्विसेज ऑफर कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि रिटेल बैंकिंग के अंदर एक बैंक जो है वो मास मार्केट के ऊपर जो है वो फोकस करता है। ठीक है, तो लार्ज सेगमेंट ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर को टारगेट किया जाता है रिटेल बैंकिंग के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए, इंडिया के अंदर बहुत से लोग हैं जो कि जॉब करते हैं, और जॉब करते तो उनका एक सैलरी अकाउंट भी होता है, और उसके अंदर उनकी सैलरी हर मंथ जो है वो आती है। तो एक बैंक के पास सैलरी अकाउंट होल्डर बहुत सारे जो है वो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है मल्टीपल डिलीवरी चैनल। ठीक है, रिटेल बैंकिंग के अंदर एक बैंक अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज मल्टीपल डिलीवरी चैनल्स के थ्रू जो है वो डिलीवर करता है। इसके अंदर आपके फिजिकल जैसे कि बैंक ब्रांचेस और वर्चुअल चैनल्स जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि रिटेल बैंकिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। जब एक बैंक इंडिविजुअल कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करता है तो इससे बैंक को क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। पहला एडवांटेज है लार्ज कस्टमर बेस। रिटेल बैंकिंग के अंदर जो कस्टमर बेस होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसकी हेल्प से जो बैंक है वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो कस्टमर को सेल कर पाता है, जिससे उसकी सेल्स बढ़ती है और अल्टीमेटली उनका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मिलियन ऑफ अकाउंट होल्डर्स होते हैं एक बैंक के अंदर इंडिविजुअल कस्टमर्स के, और उन कस्टमर्स को एक बैंक जो है वो अपने वेरियस प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो सेल कर पाता है। उसके बाद जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ना, वो भी यहाँ पर बैंकों का इंक्रीज होता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेसिकली क्या है? देखो, बैंक यहां पर पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, रिटेल बैंकिंग के अंदर भी
जो बैंक है वो पब्लिक से वेरियस टाइप के डिपॉजिट जैसे कि एफडी हो गया या फिर आपका सेविंग अकाउंट हो गया वो एक्सेप्ट करता है। उनके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है, ठीक है। नॉर्मली नॉर्मली जो रिटेल बैंकिंग के अंदर जब कस्टमर पैसा बैंक के पास डिपॉजिट करवाते हैं तो वो जो पैसा डिपॉजिट करवाते हैं बैंक के पास वो इतना बड़ी अमाउंट में नहीं होता है। जैसे एक नॉर्मल अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो वो 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाएगा या फिर 2 लाख रुपए डिपॉजिट करवाएगा, तो बैंक के लिए कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं होती, जिसकी वजह से जो कस्टमर है वो बैंक के साथ बार्गेनिंग नहीं कर पाता है और बैंक जो इंटरेस्ट ऑफर करता है कस्टमर को वही इंटरेस्ट जो है वो लेना पड़ता है, जिसकी हेल्प से बैंक को अच्छे खासे इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो मिल जाते हैं। यानी कि बैंक जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो कमा पाते हैं। जैसे बैंक मान के चलिए 4% के इंटरेस्ट रेट पे डिपॉजिट एक्सेप्ट करिए, फिर उसी पैसे को 10% इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो लोन दे रही है, तो बैंक यहाँ पर 6% का अच्छा खासा इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो कमाएगी, जिससे अल्टीमेटली उसकी जो इनकम होगी वो इंक्रीज होगी। उसके बाद है लोअर वोटालिटी। देखो, कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर जो लार्ज कंपनीज होती हैं उनकी जो डिमांड होती है बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज की वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती रहती है। कभी उन्होंने 100 करोड़ का लोन ले लिया, कभी उन्होंने लोन ही नहीं लिया, या फिर कभी उन्होंने 500 करोड़ का लोन ले लिया। पर रिटेल बैंकिंग के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक नॉर्मल इंडिविजुअल कस्टमर की जो नीड्स होती है वो स्टेबल रहती है। जैसे अगर हम एक पर्सन की बात करें तो वो सेविंग अकाउंट ओपन करवाता है तो वो लगातार उसके अंदर पैसे जो है वो डिपॉजिट करता ही रहता है, जो भी वो पैसा बचाता है, और सेविंग्स लगभग सेम ही रहती है, ज़्यादा ज़मीन आसमान का फर्क नहीं होता है। तो यहाँ पर जो डिमांड होती है कॉर्पोरेट बैंकिंग के कंपैरिजन में वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टेबल जो है वो रहती है। यहाँ तक कि इकोनॉमिक साइकिल्स के अंदर भी जो डिमांड रहती है वो सेम ही रहती है। उसके बाद है डिवर्सिफाइड क्रेडिट रिस्क। जो बैंक का क्रेडिट रिस्क होता है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिवर्सिफाई हो जाता है। कैसे? इसको मैं एग्जांपल्स की हेल्प से आपको समझाऊंगा। देखो, एक एबीसी बैंक है, ठीक है, उसने कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर 1 करोड़ का लोन दिया एक एबीसी कंपनी को या फिर एक्सवाइजेड कंपनी को, ठीक है, सेम नाम नहीं होने चाहिए। अब यहां पर देखो, बैंक क्रेडिट रिस्क जो है वो ज्यादा फेस कर रहा है, क्योंकि अगर एक्सवाइजेड कंपनी ने लोन का पैसा वापस नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया, तो कंपनी को बैंक को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। 1 करोड़ रुपए उसके डूब जाएंगे, इंटरेस्ट डूबेगा वो अलग से। पर रिटेल बैंकिंग के अंदर बैंक जो है वो इतनी बड़ी अमाउंट में लोन नहीं देते हैं। जैसे रिटेल बैंकिंग के अंदर एबीसी बैंक ने क्या किया, ये जो 1 करोड़ रुपए का लोन है ना वो बेसिकली 100 कस्टमर्स को यहाँ पर जो है वो दिए, यानी कि 1-1 लाख रुपए हर कस्टमर को लोन की फॉर्म में दे दिए। तो यहाँ पर ये जो बैंक का जो क्रेडिट रिस्क था ना वो 100 कस्टमर में डिवर्सिफाई हो गया। 100 में से अगर एक कस्टमर डिफॉल्ट भी कर देगा तो बैंक का सारा पैसा नहीं डूबेगा, बल्कि 1 ही लाख रुपए यहाँ पर डूबेगा, बाकी 99 लाख रुपीज जो है वो यहाँ पर जो है वो सेफ रहेंगे। ठीक है, तो रिटेल बैंकिंग के अंदर एक ये भी एडवांटेज होता है कि बैंक का जो क्रेडिट रिस्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिवर्सिफाई हो जाता है। उसके बाद जो रेगुलेटरी कैपिटल है वो भी लोअर रहती है। रेगुलेटरी कैपिटल क्या होती है? तो देखो, जब एक बैंक लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करता है तो जितनी भी बैंक के रिस्क वेटेड एसेट्स होती हैं उसके लिए बैंक को अपने पास एक मिनिमम कैपिटल जो है वो मेंटेन करके रखनी पड़ती है। अब नॉर्मली ये जो रिटेल लोन्स होते हैं इनका जो रिस्क वेट होता है वो कम होता है, यानी कि ये कम रिस्की जो है वो माने जाते हैं, जिसकी वजह से बैंकों को कैपिटल भी ज़्यादा अपने पास होल्ड करके नहीं रखनी पड़ती है। जैसे कि हाउसिंग लोन की अगर हम बात करें तो वो सिक्योर लोन होते हैं, तो वहां पर जो रिस्क वेट होता है वो काफी ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से बैंकों को ज्यादा कैपिटल अपने पास रिटेन करके नहीं रखनी पड़ती है। उसके बाद है कस्टमर रिटेंशन। देखो, रिटेल बैंकिंग के अंदर एक बैंक जो है वो पर्सनली कस्टमर के साथ बातचीत कर कर उसकी नीड्स को समझकर उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करता है, जिससे अल्टीमेटली जो कस्टमर है उसकी नीड्स जो है वो फुलफिल हो जाती है, जिससे उसका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है और वो बैंक से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बैंक को छोड़ के नहीं जाना चाहता है, यानी कि वो बैंक का लॉयल कस्टमर जो है वो बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जो मार्केट पोटेंशियल है वो भी काफी ज्यादा इन्हांस होता है। देखो, आज के टाइम में आप देखो, बैंकों को रिटेल बैंकिंग के अंदर काफी ज्यादा स्कोप है। अभी भी बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि बैंकिंग सर्विसेज नहीं लेते हैं, तो बैंक मार्केटिंग के थ्रू उनको भी एक्वायर जो है वो कर सकता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है रिटेल बैंकिंग की। अब देखो, किसी चीज की अगर एडवांटेज होती है ना तो उसकी डिसएडवांटेज भी होती है। तो डिसएडवांटेज को अगर हम डिस्कस करें उससे पहले अगर हम रिस्क वेट की बात करें तो हाउसिंग लोन के केस में जो रिस्क वेट होता है, अगर एलटीवी रेशो 80% या 80% से कम होता है तो वहां पर रिस्क वेट 35% होता है, और अगर 80% 80 से अबव है और अप टू 90 तक है तो वहां पर जो रिस्क वेट होता है वो 50 होता है। अब रिटेल बैंकिंग के डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं?
पहला सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है आईटी डिपेंडेंस। देखो आज के टाइम में अगर एक बैंक रिटेल बैंकिंग के अंदर इंडिविजुअल कस्टमर्स को बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं तो उन्हें आईटी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। और उनका जो आईटी सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आईटी सिस्टम एफिशिएंट नहीं होगा तो बैंक इतनी ज़्यादा लार्ज ट्रांजैक्शंस को मैनेज नहीं कर पाएगा, जिससे डिस्ट्रप्शंस होंगी, है ना? और कस्टमर का भी जो सेटिस्फेक्शन होगा वो कम होगा। जैसे एग्जांपल के लिए इंटरनेट बैंकिंग का सही तरीके से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंटरनेट बैंकिंग सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, बैंक की वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं करेगी, तो कस्टमर अपनी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली वो बैंक को छोड़कर किसी दूसरी बैंक के पास चले जाएंगे। उसका डिफ़ॉल्ट रिस्क भी थोड़ा-सा हाई होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो ज़्यादातर जो बैंक्स हैं ना, वो अनसिक्योर्ड लोन्स भी देती हैं। जैसे कि क्रेडिट कार्ड के अंदर अनसिक्योर्ड लोन दिया जाता है, पर्सनल लोन भी अनसिक्योर्ड ही रहता है, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि देखो ये जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, ये होते तो बहुत सारे हैं, जैसे कि मान के चलिए 90 करोड़ इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, पर वो जो ट्रांज़ैक्शन परफ़ॉर्म करते हैं, उनकी अमाउंट काफ़ी कम होती है। कोई 1000 पे डिपॉज़िट करवा रहा है, कोई 1000 पे विथड्रॉ करवा रहा है, कोई 500 रुपए डिपॉज़िट करवा रहा है, कोई 2000 डिपॉज़िट करवा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर जो ट्रांज़ैक्शंस का नंबर है, वो तो बहुत ही बड़ा है, पर जो अमाउंट है काफ़ी स्मॉल है। तो ये छोटी-मोटी ट्रांज़ैक्शंस को मैनेज करना बैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि अगर मान के चलिए यहाँ पर 1000 की 1 करोड़ ट्रांज़ैक्शंस है, ठीक है? तो यहाँ पर स्मॉल अमाउंट की लार्ज ट्रांज़ैक्शंस है, ठीक है? तो इनको बैंक को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जो है वो रहता है। इसके लिए कई सारे ब्रांचेस ओपन करने पड़ते हैं, कई सारे स्टाफ रखने पड़ते हैं, जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार बैंक रन रिस्क भी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि अगर इंस्टेबिलिटी आ जाती है बैंक के अंदर, तो बैंक से लोग अपना पैसा जो है वो माँगने लग जाते हैं, जिससे बैंक कई बार डूब जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिटेल लोन्स को किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो ब्रॉडली रिटेल लोन्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका यहाँ पर कंज्यूमर क्रेडिट और एक आपका होता है यहाँ पर पर्सनल लोन। तो कंज्यूमर क्रेडिट के अंदर कौन-कौन से लोन्स को इंक्लूड किया जाता है? सबसे पहले लोन्स फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अगर एक कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, जैसे कि घर में एसी लगवाना चाहता है, रेफ्रिजरेटर लगवाना चाहता है, तो उसके लिए उसे लोन मिल जाता है, ठीक है? उसके बाद क्रेडिट कार्ड रिसीवर्स, क्रेडिट कार्ड के अंदर लोन मिल जाते हैं। ऑटो लोन्स जो कि नॉन कमर्शियल के लिए होते हैं, जैसे अगर कोई पर्सन अपने पर्सनल यूज़ के लिए कार खरीदना चाहता है तो वो मिल जाता है। पर्सनल लोन सिक्योर्ड बाय गोल्ड प्रॉपर्टी या फिर एफडी, वो भी ठीक है। उसके बाद पर्सनल लोन टू प्रोफेशनल्स और लोन फॉर कंजम्पशन पर्पसेस, तो ये भी इंक्लूडेड होता है। एक्सक्लूडेड कौन-कौन से होते हैं? एजुकेशन लोन नहीं इसमें आता है। लोन्स फॉर इमूवेबल एसेट जैसे हाउसिंग के लिए अगर आपने लोन लिया है तो ये भी नहीं आता है। अगर आपने लोन लिया है किसी फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो इसमें भी नहीं आता है। और केसीसी के अंदर, किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर अगर कंजम्पशन लोन लिया गया है तो वो भी कंज्यूमर क्रेडिट के अंदर नहीं आता है। फिर आपका आता है यहाँ पर पर्सनल लोन। पर्सनल लोन के अंदर बेसिकली जो कंज्यूमर क्रेडिट है जो स्पेसिफाई किए गए हैं वो आते हैं। फिर उसके बाद एजुकेशन लोन आते हैं, लोन्स फॉर इमूवेबल एसेट्स आती हैं, फिर लोन्स फॉर फाइनेंशियल एसेट जो है वो आ जाती हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम बात करेंगे रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर रिटेल पोर्टफोलियो क्या है इसको थोड़ा सा समझिए। देखो, बैंक जितने भी टोटल रिटेल लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करता है, रिटेल लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करता है, उनको एक साथ हम रिटेल पोर्टफोलियो जो है वो कहते हैं। जैसे एक बैंक ने अगर 100 करोड़ के होम लोन यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड किए हैं और 100 करोड़ के ऑटो लोन प्रोवाइड किए हैं, ठीक है? और 100 करोड़ के जो है पर्सनल लोन प्रोवाइड किए हैं, तो इनका एक जो पोर्टफोलियो बन रहा है 300 करोड़ का, यही आपका यहाँ पर रिटेल पोर्टफोलियो जो है वो कहलाता है। अब रिटेल पोर्टफोलियो के लिए जो बैंक है उनको अपने पास उनके रिस्क वेट के अकॉर्डिंग जो है वो कैपिटल जो है वो रिटेन करके रखनी पड़ती है, मेंटेन करके रखनी पड़ती है। कोई भी लोन या फिर क्लेम जो है वो रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो का हिस्सा तभी बनता है जब वो फॉलोइंग जो कंडीशंस हैं उनको यहाँ पर जो है वो फुलफिल करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर सबसे पहले देखो क्राइटेरिया क्या है। जो लोन है ना, वो बेसिकली इंडिविजुअल या फिर स्मॉल बिजनेसेस को दिया जाना चाहिए, तभी वो रिटेल लोन जो है वो माना जाएगा, ठीक है? और स्मॉल बिजनेसेस भी वो जिनकी जो एनुअल टर्नओवर है वो 50 करोड़ से कम है। एग्जाम्पल के लिए अगर पर्सनल लोन दिया गया है सैलरीड इंडिविजुअल को, तो वो आपका रिटेल पोर्टफोलियो का हिस्सा है। फिर आता है आपका यहाँ पर प्रोडक्ट। कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं रिटेल पोर्टफोलियो का हिस्सा? सबसे पहले रिवॉल्विंग क्रेडिट,
रिवॉल्विंग क्रेडिट के अंदर आपका ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आ जाती है या फिर कैश क्रेडिट की फैसिलिटी आ जाती है। फिर आता है आपका यहाँ पर टर्म लोन, फिर आता है लीजेस, एजुकेशन लोन, स्मॉल बिजनेस फैसिलिटीज, ठीक है। उसके बाद ग्रेनुलरिटी की अगर हम बात करें तो कोई भी एक्सपोजर यानी कि कोई भी एक सिंगल लोन जो है रिटेल लोन, वो टोटल रिटेल पोर्टफोलियो का 0.2% से ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। ये इसीलिए कंडीशन रखी गई है ताकि एक बैंक अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई जो है वो कर सके। उसके बाद जो इंडिविजुअल एक्सपोजर है वो भी काफी कम जो है वो होना चाहिए। मैक्सिमम जो एक्सपोजर पर क्लाइंट दिया जाता है वो यहाँ पर 7.5 करोड़ होता है, यानी कि किसी भी कस्टमर को रिटेल बैंकिंग के अंदर 7.5 करोड़ से ज्यादा लोन जो है वो नहीं मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर समरी टेबल की यहाँ पर बात करें, हालांकि होम लोन की केस में अलग चीज है, होम लोन के अंदर आपको ज्यादा अमाउंट जो है वो मिल जाती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर समरी टेबल की। तो रिटेल बैंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मास मार्केट के ऊपर फोकस करता है, मल्टीपल चैनल्स का यूज करता है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑफर करने के लिए, और ये इंडिविजुअल को मेनली जो है वो फोकस करता है। एडवांटेजेस की बात करें, कस्टमर बेस काफी ज्यादा लार्ज है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी हायर है, लो वोटेलिटी रहती है, रिस्क भी जो है वो डिवर्सिफाई हो जाता है, और कैपिटल की भी कम रिक्वायरमेंट होती है। डिसएडवांटेज की बात करें कि आईटी के ऊपर डिपेंडेंस रहती है, डिफॉल्ट रिस्क काफी ज्यादा हाई होता है, कॉस्ट ऑपरेशनल कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और बैंक करंट वल्नरेबिलिटी भी फेस करनी पड़ती है। उसके बाद हार्मोनाइज लोन की बात करें तो इसके अंदर आपका कंज्यूमर क्रेडिट और पर्सनल लोन जो है वो आ जाते हैं। उसका रेगुलेटरी क्राइटेरिया की बात करें तो ओरिजिनेशन देखनी पड़ती है, प्रोडक्ट देखना पड़ता है, ग्रैनुलरिटी देखनी पड़ती है, और लो इंडिविजुअल एक्सपोजर को भी देखना जो है वो पड़ता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में। तो देखो यहां तक हमने जितनी भी बात की, आप रिटेल बैंकिंग को समझ चुके हो। अब देखो जितने भी रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 कैटेगरीज क्या है? पहली है लाइबिलिटी प्रोडक्ट। लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? देखो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि बैंक अपने कस्टमर को ऑफर कर रहा है और उस प्रोडक्ट से बैंक की लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो उसे हम लाइबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिए, जब एक बैंक कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है किसी भी तरह का, तो वो जो डिपॉजिट का पैसा होता है वो बैंक के लिए एक लायबिलिटी होती है, और किसी ना किसी दिन वो पैसा उसे कस्टमर्स को वापस करना पड़ता है। तो जितने भी डिपॉजिट प्रोडक्ट्स हैं वो आपके लायबिलिटी प्रोडक्ट कहलाएंगे। जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट होगा, टर्म डिपॉजिट हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे आपके लायबिलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर बैंक कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, और जब बैंक कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है तो वो जो डिपॉजिट का पैसा वो बैंक के लिए एक लायबिलिटी होगी, क्योंकि फ्यूचर में वो पैसा उन्हें कस्टमर को वापस करना होगा। फिर आता है आपका यहाँ पर एसेट प्रोडक्ट। एसेट प्रोडक्ट क्या होता है? तो देखो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि बैंक ऑफर कर रहा है अपने कस्टमर को और उससे बैंक की कोई एसेट क्रिएट हो रही है, तो वो एसेट प्रोडक्ट होती है। जैसे कि बैंक जितने भी लोन्स एंड एडवांसेस देता है कस्टमर्स को, तो ये जो लोन्स एंड एडवांसेस दे रहा है ना बैंक कस्टमर्स को, वो बेसिकली बैंक के लिए एक एसेट है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उसे रेगुलरली बेसिस पे एक इनकम जो है वो फ्यूचर में रिसीव होगी, यानी कि उसका बैंक को फ्यूचर में जो है वो बेनिफिट मिलेगा। इसलिए एसेट प्रोडक्ट के अंदर आपके पर्सनल लोन, ऑटो लोन्स, होम लोन, एजुकेशन लोन्स और क्रेडिट कार्ड रिसीवर जो है वो आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं यहाँ पर अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब देखो कोई कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ना तो एसेट प्रोडक्ट में आते हैं और ना ही लायबिलिटी प्रोडक्ट्स में आते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स हमारे आते हैं अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर। जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, टेलीफोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, वॉलेट्स, पेमेंट्स ऐप, डिपॉजिटरी सर्विस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, ये आपके अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर जो है वो आ जाते हैं। उसके बाद आता है आपका रिटेल लोन टाइप्स एंड पर्पसेस। तो रिटेल लोन्स की टाइप्स को हम डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके पर्पसेस को भी समझेंगे। पहला आता है हाउसिंग लोन। देखो हाउसिंग लोन कस्टमर को दिया जाता है अपना घर बनाने के लिए। जैसे अगर एक पर्सन है ए, वो अपना घर बनाना चाहता है पर अभी उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना घर बना सके, तो वो बैंक से होम लोन ले सकता है, बैंक से हाउसिंग लोन ले सकता है और उस लोन से अपना घर बना सकता है, ठीक है। और जो भी फ्यूचर में वो कमाएगा उससे वो होम लोन की रिपेमेंट जो है वो कर देगा, पर फिलहाल के लिए उसने अपना घर बना लिया होता है। ऑटो लोन दिया जाता है पर्सनल व्हीकल्स को खरीदने के लिए। जैसे कि अगर कोई पर्सन कार खरीदना चाहता है, कोई पर्सन बाइक खरीदना चाहता है, तो उसके लिए उसे ऑटो लोन मिलता है। पर्सनल लोन दिया जाता है जो होम अप्लाइंसेस हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टीवीज, उनको खरीदने के लिए। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी लोन दिया जाता है, जैसे कि मैरिज का खर्चा हो गया, मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा होगा, ट्रैवल का खर्चा होगा, उसके लिए भी लोन दिया जाता है। और एजुकेशन लोन दिया जाता है
हायर एजुकेशन को गेन करने के लिए। अगर कोई पढ़ना चाहता है, उसको अंदर से आ रहा है कि मुझे बहुत पढ़ना है, मुझे बहुत पढ़ना है, पर उसके पास बेचारे के पास फीस को पे करने के पैसे नहीं है, किताबों का खर्च उठाने का पैसा नहीं है, तो वो बैंक से एजुकेशन लोन जो है वो ले सकता है। ठीक है, और जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट कर लेगा तो पढ़ाई से जो भी उसने पढ़ाई की है उससे वो कोई काम स्टार्ट करेगा या फिर जॉब करेगा, फिर उससे जो पैसा आएगा उससे वो लोन की रिपेमेंट कर देगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टारगेट कस्टमर सेगमेंट की। तो कस्टमर सेगमेंट यहाँ पर क्या रहता है, किसके ऊपर बैंक जो है वो रिटेल बैंकिंग के अंदर फोकस करता है। पहला जो है वो इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल कस्टमर के ऊपर जो है कस्टमर बैंक जो है वो फोकस करता है। फिर आते हैं आपके ज्वाइंट बोरोवर्स, फिर आते हैं एम्प्लॉय ऑफ फर्म्स एंड कंपनीज, फिर आते हैं एनआरआईज, एचयूएफ, ट्रस्ट एंड एसोसिएशन। तो रिटेल बैंकिंग के अंदर जो बैंक का कस्टमर बेस होता है वो इन्हीं से मिलकर जो है वो बना होता है, यानी कि बैंक जो है वो रिटेल बैंकिंग के अंदर इन सभी के ऊपर जो है वो फोकस करता है और इनको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो ऑफर करता है। ठीक है, अब जब यहाँ पर असेसमेंट की जाती है कस्टमर की, तो वहां पर बैंक जो है वो एक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया का यूज करता है। वो बेसिकली एक स्कोर कार्ड मेथड का यूज करता है ताकि वो चेक कर पाए कि जो कस्टमर है उसके साथ अगर बैंक बिजनेस करता है तो बैंक को कितना रिस्क जो है वो फेस करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट की प्राइसिंग वगैरह जो है वो करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर क्वांटम ऑफ लोन। तो लोन की यहाँ पर क्वांटम जो है वो क्या रहती है, तो डिफरेंट लोन के केस में डिफरेंट रहती है। देखो, किसी पर्सन को लोन कितना मिलेगा वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले वो किस तरह का लोन ले रहा है, लोन टाइप क्या है, दूसरा उसकी मंथली इनकम या फिर एनुअल इनकम जो है वो कितनी है। जैसे अगर पर्सनल एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए आपकी जो भी मंथली इनकम होती है उसके 12 टाइम्स तक आपको लोन मिल जाता है। जैसे अगर आपकी जो मंथली इनकम है वो 10,000 रुपए है, तो अगर आप पर्सनल लोन लेने के लिए जाते हो तो इसका जो 12 टाइम्स है वो है 1,20,000। तो आपको जो मैक्सिमम लोन मिलेगा वो 1,20,000 जो है वो मिलेगा। ऑटो लोन के केस में आपकी जो एनुअल इनकम है उसके 4 टाइम, जैसे कि अगर आपकी एनुअल इनकम 1,00,000 रुपए है तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 लाख। तो आपको मैक्सिमम 4 लाख रुपए तक का जो है वो लोन मिलेगा। हाउसिंग लोन के केस में ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि घर बनाने में खर्चा ज़्यादा आता है। तो आपकी जो भी मंथली इनकम होगी उसके 48 से लेके 60 टाइम तक आपको जो है वो लोन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे मार्जिन एंड इंटरेस्ट रेट। सबसे पहले अगर हम मार्जिन का मीनिंग समझे, मार्जिन क्या होता है देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ होम लोन की। ठीक है, तो जब भी आप होम लोन लेने बैंक से जाते हो, जैसे आप कोई घर बना रहे हो उसका खर्चा जो है वो 10 लाख रुपए, तो बैंक कभी भी आपको 10 लाख रुपए पूरे के पूरे लोन नहीं देगा। बैंक चाहता है कि जो आप वहां पर घर बना रहे हो ना उस घर के अंदर आप भी कुछ पैसा लगाओ। जैसे एक ए पर्सन है, ठीक है, वो अपना घर बनाना चाहते हैं, तो बैंक चाहता है कि जब ये घर बने तो इसके अंदर इस पर्सन का भी कुछ पैसा जो है वो लगे, ताकि ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल होकर जो है इस घर को मैनेज करे और संभाल के रखे। जैसे अगर ए पर्सन गया बैंक के पास और बोला मुझे 10 लाख रुपए का लोन दो, मुझको घर बनाना है, बैंक ने 10 के 10 लाख रुपए दे दिया। अब उसने इस घर को बनाया और फिर इस घर को छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इसका कुछ पैसा लगा ही नहीं हुआ है और ये कहीं भाग गया, तो बैंक को तो लॉस हो जाएगा। इसीलिए बैंक क्या करते हैं कि थोड़ा मार्जिन रख लेते हैं। जैसे 10 लाख का लोन है तो वो बोलते हैं कि 1 लाख रुपए आप खुद लगाइए, 9 लाख रुपए हम दे रहे हैं। जिससे ए पर्सन का इस घर में 1 लाख रुपए लगेगा तो वो सोच समझ के ही घर को छोड़ने का सोचेगा और घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखेगा। ठीक है, तो मार्जिन जो है वो बेसिकली लोन के टाइप और एसेट के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। वेरियस लोन के अंदर वेरियस टाइप के मार्जिन होते हैं और ये जो मार्जिन होते हैं वो बैंक टू बैंक भी डिफर करते हैं। फिर आता है आपका इंटरेस्ट रेट। देखो, इंटरेस्ट रेट जो है वो टिपिकली फिक्स रहता है, पर कई बार जो बैंक्स होते हैं वो टीजर रेट्स का भी यूज करते हैं। टीजर रेट्स ऐसे रेट्स होते हैं जो कि इनिशियल टाइम में कम रहते हैं। जैसे आपने होम लोन लिया, पहले 2 साल आपको सिर्फ 7% का इंटरेस्ट पे करना पड़ा, फिर उसके बाद ये इंक्रीज हो गया यानी कि 9% हो गया, तो टीजर रेट्स भी जो है वो दिए जाते हैं। उसके बाद एक पीनल इंटरेस्ट भी होता है। पीनल इंटरेस्ट क्या होता है, बेसिकली अगर आपने डिफॉल्ट किया, जैसे आपने कोई ईएमआई पे नहीं की या फिर डिले कर दिया, तो उस केस में बैंक आपके ऊपर पीनल इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करता है, आपके ऊपर एक पेनल्टी जो है वो लगाता है ताकि आप आगे से डिफॉल्ट जो है वो ना करो। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें रीपेमेंट टर्म्स की, कि लोन को कितने टाइम पीरियड के अंदर जो है रिपे कर दिया जाता है, तो अगर हम यहाँ पर पर्सनल लोन की बात करें तो पर्सनल लोन अप टू 3 ईयर्स, यानी कि अप टू 3 ईयर्स का जो है वो टाइम मिलता है। ऑटो लोन को, ऑटो लोन के केस में 5 से 7 साल, और हाउसिंग लोन्स के केस में आपका यहाँ पर 5 से 25 या फिर 30 साल के लिए भी टाइम पीरियड जो है वो मिलता है। जब भी बैंक किसी बॉर्वर की ईएमआई को कैलकुलेट करेगा तो उसकी जो ईएमआई है वो इस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी कि ईएमआई पे करने के बाद भी बॉर्वर के पास अच्छी खासी इनकम बच जाए, जिससे वो एक स्टैंडर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेंटेन करके रख सके, यानी कि उसकी जो बेसिक नीड्स वगैरह है वो अच्छे तरीके से फुलफिल हो पाए।
नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोसेसिंग एंड अदर चार्जेस। ठीक है, तो बैंक यहाँ पर इंटरेस्ट के अलावा भी कुछ चार्जेस जो है वो कस्टमर के ऊपर लगाता है। वो चार्जेस क्या है? सबसे पहले आपका यहाँ पर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो जब जैसे अगर एक ए पर्सन है, उसने एक लोन एप्लीकेशन दी, तो लोन को अप्रूव करने के लिए उसकी प्रोसेसिंग करनी जरूरी है, और प्रोसेसिंग के अंदर काफी टाइम भी जाता है। ठीक है, और इसीलिए बैंक का खर्चा भी होता है, और बैंक इसीलिए आपकी आपसे वो खर्चा कलेक्ट भी करता है। ठीक है, प्रोसेसिंग चार्जेस के रूप में डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी खर्च होता है, मोर्गेज के चार्ज जब क्रिएट किया था उसके ऊपर भी खर्च किया जाता है, इंस्पेक्शन के ऊपर भी खर्च किया जाता है, और रिन्यूअल के ऊपर भी खर्च जो है वो किया जाता है। तो इन चार्जेस को जब बैंक लगाता है तो उसे ट्रांसपेरेंटली, उसे डिटेल में बोरोवर को बताना होता है, कस्टमर को बताना होता है कि हम ये आपके ऊपर चार्जेस लगा रहे हैं, और क्यों लगा रहे हैं वो भी बताना होता है और जस्टिफाई करना होता है। फिर आता है आपका यहाँ पर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस। ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोन अप्रूवल के अंदर। ड्यू डिलिजेंस के अंदर हम बेसिकली जो बोरोवर है उसके जितने भी क्रेडिट रिलेटेड डेटा होता है उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन जो है वो करते हैं। तो अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें तो वेरिफिकेशन स्टेप के अंदर सबसे पहले केवाईसी वेरिफिकेशन की जाती है, जहां पर हम सी केवाईसी या फिर ई केवाईसी या फिर आधार वेरिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं। पैन वेरिफिकेशन करते हैं। पैन वेरिफिकेशन कैसे की जाती है? तो आईटी डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है, जो यहाँ पर पैन कार्ड को बनाने का काम करते हैं, उससे हम वेरीफाई करते हैं कि पैन कार्ड की डिटेल सही है या फिर नहीं है। फिर उसके बाद आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट होता है वो हम यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। क्रेडिट रिपोर्ट बेसिकली सिविल या फिर अदर क्रेडिट ब्यूरो से लिया जाता है, और ये जो क्रेडिट रिपोर्ट है वो हमें बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में बताता है। उसके बाद हाउस विजिट किए जाते हैं ताकि रेजिडेंशियल एड्रेस की वेरिफिकेशन की जा सके। टेलीफोनिक वेरिफिकेशन भी की जाती है। इसके अंदर हम जहाँ पर पर्सन काम करता है वहाँ पर हम कॉल लगा के पूछते हैं कि क्या पर्सन एक्चुअली में यहाँ पर काम करता है या फिर नहीं करता है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन भी की जाती है, उसकी वैल्यूएशन भी की जाती है। अगर बोर्बर ने कोई एसेट बैंक के पास गिरवी रखी है तो वो एसेट एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं है, और उसकी वैल्यू क्या है, उसको उस चीज को जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर लोन सैंक्शनिंग प्रोसेस। लोन को कैसे यहाँ पर जो है वो सैंक्शन किया जाता है? तो देखो, सबसे पहला स्टेप होता है जो क्लाइंट होता है। ठीक है, जो क्लाइंट होता है या कस्टमर होता है वो बैंक के पास एप्लीकेशन देता है कि मैं आपसे लोन लेना चाहता हूँ। जैसे एक ए पर्सन है, ठीक है, वो एबीसी बैंक के पास गया और बोला कि मैं आपसे 10 लाख रुपए का होम लोन जो है वो लेना चाहता हूँ। होम लोन जो है वो लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही एप्लीकेशन आ जाएगी उसके बाद बैंक क्या करेगा? स्कोर कार्ड इवोल्यूशन करेगा। बेसिकली बैंक जो है वो कस्टमर की यानी कि बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस का पता लगाएगा कि ये जो कस्टमर है वो कितना क्रेडिट वर्दी है। मतलब कि ये लोन जो ले रहा है हमसे, क्या ये लोन को फ्यूचर में रिपे करेगा या फिर नहीं करेगा, उस चीज का पता जो है वो लगाया जाता है। अब ये स्कोर कार्ड इवोल्यूशन कैसे की जाती है? तो बेसिकली जो कस्टमर का डेटा होता है उसकी प्रॉपर तरीके से इवोल्यूशन की जाती है, और एक मिनिमम स्कोर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, मिनिमम स्कोर यहाँ पर कैसे निकाला जाता है? तो बेसिकली देखो, कस्टमर का जितना भी क्रेडिट रिलेटेड डेटा होता है, जैसे कि उसने पहले कहाँ कहाँ से लोन लिया था, लोन की रिपेमेंट उसने की थी कि नहीं की थी, डिफॉल्ट तो नहीं किया था, इन सभी चीजों के बेसिस पे हम कस्टमर को एक स्कोर प्रोवाइड करते हैं, और ये जो स्कोर होता है वो कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में हमें बताता है। फिर जैसे ही इवैल्यूएशन हो जाती है फिर ड्यू डिलिजेंस की जाती है। ड्यू डिलिजेंस के अंदर हम डिटेल वेरिफिकेशन करते हैं कि जो जो इन्फॉर्मेशन कस्टमर ने दी है वो एक्यूरेट है या फिर नहीं है। साथ के साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी वेरिफिकेशन जो है वो की जाती है। फिर रिस्क मैनेजमेंट क्लियरेंस होती है, यानी कि यहाँ पर हम पॉलिसी और डेटा एनालिटिक्स का यूज करके जो रिस्क होता है उसको हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। यानी कि बैंक अगर उस कस्टमर के साथ डील करेगा, यानी कि कस्टमर को लोन देगा, तो बैंक कितना रिस्क यहाँ पर फेस करेगा, वो जो रिस्क है वो बैंक की लिमिट के अंदर आता है या फिर नहीं आता है, उस सारी चीजों को चेक किया जाएगा। फिर लास्ट में यहाँ पर बैक ऑफिस वेरिफिकेशन की जाएगी, और बैक ऑफिस जो है लोन से रिलेटेड जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो करेगा, और सिक्योरिटी की फाइनलाइजेशन भी किए करेगा, और जो भी चार्जेस वगैरह हैं उनको भी क्रिएट करेगा। और ये सब काम करने के बाद फाइनली जो है वो यहाँ पर लोन जो है वो डिसबर्स कर दिया जाएगा, यानी कि जो ब्रांच है या फिर जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो लोन को जो है वो डिलीवर कर देगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहाँ पर डिजिटल लैंडिंग। डिजिटल लैंडिंग क्या है? देखो, लैंडिंग का मतलब आपको पता है, लैंडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर एक बैंक जो है वो अपने कस्टमर को लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो प्रोवाइड करता है। डिजिटल का मतलब है जहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिजिटल एप्स का यूज करें, डिजिटल वेबसाइट्स का यूज कर रहे हैं,
लैंडिंग करने के लिए। तो डिजिटल लैंडिंग का मतलब है जहां पर जो लैंडिंग होती है वो किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है वो की जाती है, किसी ऐप के थ्रू या फिर किसी वेबसाइट के थ्रू। सारी के सारी जो लोन की प्रोसेस होती है वो ऑनलाइन ही होती है, यानी कि जो बॉर्वर है वो ऑनलाइन ही लोन के लिए अप्लाई करता है, ऑनलाइन ही उसके डॉक्यूमेंट वगैरह की वेरिफिकेशन की जाती है और ऑनलाइन ही उसे लोन भी डिसबर्स जो है वो कर दिया जाता है। जो डिजिटल लैंडिंग होती है वो फुली डिजिटली होती है, लोन अप्रूवल से लेकर डिसबर्समेंट तक सारा काम जो है वो एप्स के थ्रू किया जाता है। रेगुलेटरी गाइडेंस की बात करें तो आरबीआई ने इसके रिगार्डिंग 2022 के अंदर जो है वो गाइडलाइंस जो है वो दी थी, जिनको फॉलो करना जरूरी होता है। उसके बाद रेगुलेटेड एंटिटीज की बात करें तो इसके अंदर आपकी कमर्शियल बैंक्स, एनबीएफसी, कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो आ जाती है, यानी कि ये सारे जो है वो लैंडिंग कर सकते हैं। डिजिटल लैंडिंग ऐप्स की बात करें तो ये मोबाइल ऐप्स भी हो सकते हैं या फिर वेब प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं। उसके बाद डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन, तो यहाँ पर पेपरलेस कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन किया जाता है, यानी कि सारा काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही किया जाता है, साइनिंग वगैरह भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही की जो है वो जाती है। उसके बाद आपका लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, ये बेसिकली एजेंट होता है जो कि यहाँ पर कस्टमर की जो ऑन बोर्डिंग होती है उसको मैनेज करने का काम करता है, यानी कि कस्टमर से रिलेटेड जितना भी काम है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करना बैंक के पास, ठीक है, ये सारा काम जो है वो लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर जो है वो करता है, जिसके बदले में उसे एक फीस भी मिलती है। अब कुछ जर्नल रिस्क यहाँ पर बैंक फेस करता है और डिजिटल लैंडिंग के अंदर, वो रिस्क क्या है? सबसे पहले देखो, प्रोसेसिंग काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड होती है, तो यहाँ पर जो बॉर्बर्स होते हैं वो फ्रॉडलेंट तरीके से भी कई बार इस सिस्टम को यूज कर लेते हैं और बैंक के साथ फ्रॉड कर लेते हैं। और केवाईसी अधेरेंस काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, यानी कि केवाईसी के रूल्स को फॉलो करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहता है। और कई बार क्या होता है, जो स्टाफ होता है ना उसको वो इंसेंटिव के चक्कर में मिस सेलिंग भी जो है वो कर देते हैं, यानी कि वो अपना बेनिफिट कमाने के लिए कई बार बैंक को नुकसान पहुंचा देते हैं और कस्टमर को ऐसे प्रोडक्ट सेल कर देते हैं जिनकी कस्टमर को जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है, तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया तो एक चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आप सीसीपी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। और हमारे जो वीडियोस की ड्यूरेशन होती है वो काफी कम होती है, जिससे आप बहुत ही कम टाइम में सीसीपी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर आप अच्छे से सीसीपी एग्जाम की प्रिपरेशन करने चाहते हो तो हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा। प्रैक्टिस के लिए इस कोर्स के अंदर हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी जो है वो बना सकते हो। और जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो ओवरऑल कोर्स देखा जाए तो बहुत अच्छा कोर्स है, तो जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है, आपको हमारे ऐप जो है वो ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में जो है वो एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो इसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। वो बेनिफिट क्या है कि अभी हमारे कोर्सेज के ऊपर आपको 82% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। और ये 82% तक का डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप विंटर कूपन कोड यूज करोगे। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल को तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें हम एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो ये जो मॉडल स्कीम्स है या फिर जो प्रोडक्ट एग्जांपल्स हैं ये हम थोड़ा सा देखेंगे। देखो इनके बारे में पहले ही हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ये आपकी बेसिकली रिटेल लोन्स है, जिसके अंदर आपके होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, ऑटो लोन्स, एजुकेशन लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पेंशनर लोन्स और रिवर्स मॉर्गेज लोन जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि रिटेल बैंकिंग के अंदर लोन की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। तो देखो रिटेल बैंकिंग के अंदर नॉर्मली जो हमारी बैंक्स होती है ना, वो एसेट प्रोसेसिंग सेंटर्स का यूज करते हैं लोन को प्रोसेस करने के लिए। जैसे अगर एक एबीसी बैंक है, इसकी 3 ब्रांचेस है एबीसी। तो एबीसी बैंक ने एक यहां पर अलग से सेंटर बनाया जिसका नाम है रिटेल एसेट प्रोसेसिंग सेंटर। अब ये सेंटर क्या करता है, तो बेसिकली जितने भी रिटेल लोन्स के एप्लीकेशंस आते हैं इन तीनों ब्रांचेस के पास, यानी कि पूरी की पूरी बैंक के पास, उनको ये प्रोसेस करता है। यानी कि जैसे ए ब्रांच के पास एक्स कस्टमर ने बोला कि मुझे 10 लाख का होम लोन चाहिए, बी ब्रांच को वाई कस्टमर ने बोला कि मुझे भी 10 लाख रुपए का होम लोन चाहिए, सी के बाद जेड कस्टमर आया, उसने बोला कि मुझे 10 लाख रुपए का होम लोन चाहिए। तो ये तीनों की तीनों जो ब्रांचेस है ना, इन एप्लीकेशंस को फॉरवर्ड कर देते हैं इस सेंटर के पास, और ये जो सेंटर है वो यहाँ पर लोन को अप्रूव करने का काम करता है, लोन को प्रोसेस करता है, और फाइनली
लोन को सैंक्शन भी जो है वो करता है। अभी ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सारे के सारे जो लोन है उनको सेंट्रलाइज लोकेशन से ही अप्रूव किया जाए, ताकि जो प्रोसीजर्स हो लोन को अप्रूव करने के वो स्टैंडर्ड हो, डॉक्यूमेंटेशन वो भी स्टैंडर्ड हो, और एक ही लोकेशन से सभी लोन्स पे प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग भी जो है वो की जा सके। ठीक है, तो बेनिफिट की बात करें, सेंट्रलाइजेशन हो पाता है, हम क्लस्टर बेस्ड लोन प्रोसेसिंग कर पाते हैं, यानी कि सिंगल सिंगल लोन को प्रोसेस करने की बजाय हम मल्टीपल लोन्स को एक साथ प्रोसेस कर पाते हैं। कंप्लायंस की बात करें तो हायर कंप्लायंस रहता है, और ब्रांच के ऊपर भी जो लोड होता है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। क्वालिटी और मॉनिटरिंग अच्छी रहती है, हम बेटर क्वालिटी की एसेट जो है वो बना पाते हैं, यानी कि अच्छी क्वालिटी के लोन जो है वो दे पाते हैं, और इफेक्टिव तरीके से हम उसे फॉलो अप भी कर पाते हैं, यानी कि उसको मॉनिटर भी कर पाते हैं। डिजिटल ट्रैकिंग भी हम कर पाते हैं, और ये जो ट्रैकिंग होती है वो नेशन वाइड होती है, यानी कि हम पूरे देश के अंदर जितने भी रिटेल लोन्स हैं उनको जो है आसानी से ट्रैक जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर समरी टेबल की। ठीक है, तो जितने भी हमने यहाँ पर टॉपिक्स कवर किए हैं उसकी एक समरी मैंने बनाई है जिसको हम डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 3 कैटेगरीज के अंदर हम रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं, लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स, एसेट प्रोडक्ट और अदर सर्विसेज। ठीक है, अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज। लोन क्वांटम रीपेमेंट की बात करें तो इनकम बेस्ड क्वांटम जो है वो फिक्स किया जाता है, और रीपेमेंट पीरियड 3 से 30 साल रहता है। ड्यू डिलिजेंस की बात करें तो यहाँ पर केवाईसी की जाती है, क्रेडिट रिपोर्ट्स यूज किया जाता है, प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन भी की जाती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर डिजिटल लैंडिंग की बात करें तो डिजिटल लैंडिंग के अंदर डिजिटल तरीके से लोन की प्रोसेसिंग की जाती है और लोन को सैंक्शन किया जाता है, और आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ भी कंप्लायंस करना जरूरी होता है। उसके बाद अगर हम प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग की बात करें तो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर का यूज किया जाता है जितने भी रिटेल लोन्स हैं उनको प्रोसेस करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए। रिस्क की बात करें तो बैंक यहाँ पर फ्रॉड, मिस सेलिंग और आईटी डिपेंडेंस का रिस्क जो है वो फेस कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का यहाँ पर चैप्टर था सीसीबी का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिटेल में समझा कि रिटेल बैंकिंग क्या होती है, रिटेल लोन्स क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती है, और लोन को अप्रूव करने की प्रोसेस क्या रहती है। अगर आपको इन टॉपिक्स के अंदर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता देगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है। तो फटाफट से बता दीजिए कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है कि नहीं। और मैं बता दूं ये हमारी सीसीपी के लाइव सेशंस हैं जहां पर हम लोग सीसीपी के फुल सिलेबस को कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में जो है वो कवर कर रहे हैं। तो अगर आप सीसीपी की एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो ये जो लाइव सेशंस हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो आपको रेगुलर बेसिस में इन क्लासेस को ज्वाइन करना है। ऑलरेडी हमारी काफ़ी क्लासेस हो चुकी है, तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर उन क्लासेस को भी ज़रूर देख लेना। उन वीडियोस की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हमारे जो अपकमिंग लाइव सेशन है उनको ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट लाइव सेशन के जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर जल्दी से जल्दी मिल सके। और आज का सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो जरूर बताइएगा, और रेटिंग जरूर प्रोवाइड करेगा कि 10 में से आप कितने नंबर जो है वो देते हो, क्योंकि इससे हमारा हौसला जो है वो बढ़ता है। और हमारे कोर्सेज को जरूर एनरोल कर लेना अगर आप और बेहतर तरीके से सीसीपी एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो करना चाहते हो, जहां पर आपको सारा सिलेबस कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में मिल जाता है, और हमारी लैंग्वेज जो होती है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की मिक्स में अवेलेबल है। तो ईजिली आप कॉन्सेप्ट को समझ पाते हो, प्रिपरेशन कर पाते हो। और कोर्स है ना उसकी ड्यूरेशन भी काफी कम है, मतलब कि आपको हम बहुत ही कम टाइम में सारे कॉन्सेप्ट इजिली क्लियर करवा देते हैं, जिससे आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि आपका पहले ही शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है, तो हमारा कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, अभी आपको 82% तक का ऑफ भी मिल रहा है। ठीक है, तो और इसके लिए आपको विंटर कूपन कोड जो है वो यूज़ करना है, तो बिना किसी देरी के जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो आज का सेशन फिर हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।